वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक हमारा है वो न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन है। देखिए, न्यूक्लियर फिजन के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। फिजन होता क्या है एक्चुअल में? देखिए, अगर बम्बार्डिंग कराई जाती है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से तो हैवी न्यूक्लियस टू अप्रॉक्स इक्वल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स और एमिटेड होंगे और एक अमाउंट एनर्जी का निकलता है। अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिजन एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम डालें चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फिजन। होगा क्या? देखिए, सबसे पहले पॉइंट तो ये लिख लेंगे, एक लाइन लिख देते हैं, फिर हम डायग्राम बनाएंगे। हम कहेंगे व्हेन स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स when slow moving neutrons collide with (92 uranium-235), then it breaks into two fragments with 3 more neutrons and about 200 mega electron volt energy in each fission। ये तो बात हो गई स्टार्टिंग की, जब स्टार्ट हुआ फिजन तब, यानी सिंगल न्यूट्रॉन ने, जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, उसने यूरेनियम के न्यूक्लियस को ब्रेक कर दिया। वो हैवी न्यूक्लियस ब्रेक हुआ 2 स्मॉल पार्ट्स में, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन बना था। आपको याद है? रिएक्शन अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर कहो तो लिख दूं फिर से। देखो, यूरेनियम होता है हमारा 92 235, ये फिजनेबल यूरेनियम है। 2 आइसोटोप्स इसके हम लोग यूज करते हैं, 238 और 235। 235 ही फिजनेबल है, यानी इजिली फिजनेबल है। इसमें जब न्यूट्रॉन आता है, इंपैक्ट करता है, तब फिर ये ब्रेक्स होता है Ba और Kr में। एज अ रिजल्ट 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और एक अमाउंट एनर्जी का प्रोड्यूस होगा अप्रोक्सीमेट 200 MeV का। अगर हम बात करें Ba की तो 56 144, ये 36 89, इस तरीके से आप टोटलिंग करेंगे तो बैलेंस हो जाएगी दोनों तरफ। ये तो चेन रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। चेन रिएक्शन में होगा क्या? देखो, नाउ these 3 न्यूट्रॉन्स, ये जो नए प्रोड्यूस हुए न्यूट्रॉन उनकी बात कर रहा हूं, these 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर ब्रेक्स नियर बाय 3 न्यू uranium-235 एंड देन, अब देखो 3 न्यूट्रॉन्स ने 3 यूरेनियम को ब्रेक किया, हर एक ब्रेक में 3 न्यूट्रॉन्स बने, तो अब कितने न्यूट्रॉन्स बनने वाले हैं? 9। देन 9 न्यू न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूसेस विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे नंबर ऑफ फिजन बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी का अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखो, 9 न्यू न्यूट्रॉन्स 9 यूरेनियम को ब्रेक करेंगे, तो फिर 3 का एवरेज ले लो 9 के साथ, 27 न्यूट्रॉन्स बनेंगे। वो 27 यूरेनियम को ब्रेक करेंगे, फिर वो 27 3 जा 81 बनाएंगे, 87 3 जा 81 3 जा 243 729, इस तरीके से कम्युलेटिव बढ़ेगा। एंड अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस आगे चलेगा अ ट्रेमेंडस अमाउंट। अब देखो, फ्यू मिली सेकेंड्स में, विद इन
milliseconds, a tremendous amount of energy liberated as a result. इस चेन रिएक्शन को अगर एक डायग्राम वर्ड से समझाना चाहूं मैं तो कुछ इस तरीके से आप बताएंगे, जैसे यूरेनियम है, यहां आया हमारा 0n1, इसने आकर के इसको इंपैक्ट किया, मेरा फोकस न्यूट्रॉन से है, बाद बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनसे कोई हमारा मतलब अभी नहीं लेना देना। एक न्यूट्रॉन ये बना, एक ये और एक ये देखो टोटल 3 न्यूट्रॉन्स बने फर्स्ट फिजन में। अब ये फर्स्ट फिजन के बाद मोर 3 यूरेनियम एटम्स ब्रेक डाउन। आराम से समझना जरा बात को। फिर से क्या हुआ देखो, फिर 3 न्यूट्रॉन्स बनेंगे, हर एक बार में 3-3 का रेशियो बढ़ेगा। उसी तरीके से यहां से भी 3 प्रोड्यूस हुए। ये न्यूट्रॉन्स की पोजीशन दिखा दी मैंने, ये कम्युलेटिव ऑर्डर बनता चला जाएगा। अब ये जाकर के फिर से यूरेनियम्स को ब्रेक करेंगे। ये इस तरीके से चेन रिएक्शन होती है। ऐसा नहीं कि बड़ा आसान है चेन रिएक्शन, इसमें कुछ डिफिकल्टीज भी आएंगी, अभी मैं उन पे बात करूंगा। इस चेन रिएक्शन को बनाए रखने में कुछ डिफिकल्टीज है, उनको रिमूव किया जाएगा। देखो फर्दर 3-3 न्यूट्रॉन्स बनेंगे। अब बस आगे इतना जरूरी नहीं कि पूरा बढ़ाते चले जाओ, आप यहां तक आप बना दोगे एक ब्रांचेस ऐसे। अब इसको बना लो, फिर हम इसकी डिफिकल्टीज पे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ये चेन रिएक्शन मेंटेन करने में क्या डिफिकल्टीज हैं। एक्चुअल में टोटल मेन 2 डिफिकल्टीज हैं चेन रिएक्शन को बनाए रखने में भी। तो अब हम पॉइंट बात करने वाले जो डिस्कस है उसका नाम डाल दें डिफिकल्टीज टू मेंटेन चेन रिएक्शन एंड देयर रिमूवल। तो पहले डिफिकल्टी पे बात करते हैं, फिर हम उसके रिमूवल पे बात करेंगे। देखो एक बात समझिएगा, यूरेनियम जो नेचुरल यूरेनियम है, देखो नेचुरल यूरेनियम में, इन नेचुरल यूरेनियम, ध्यान रखना मेरी बात को, 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट। कौन कौन से आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं जरा इस पे बात करते हैं। यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। 92 तो खैर दोनों के लिए लिखा जाएगा, बट इनका रेशियो समझना। देखिए यूरेनियम 235 0.7%। सोचना जरा बात को, नेचुरल जो यूरेनियम मिलता है उसमें 235 का शेयर कितना, केवल 0.7%, और यूरेनियम 238 का 99.3%। यानी मेजॉरिटी में अगर देखा जाए तो 238 होता है। लेकिन वो फिजनल नहीं है, वो आसानी से फिजन नहीं करता है, वो ब्रेक नहीं होता है। ब्रेकेबल कौन सा है, 235। अब प्रॉब्लम क्या है ये भी समझ लो। देखो जो यहां फ्रेश प्रोड्यूस होते हैं 3 न्यूट्रॉन्स, वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं, उनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेट 2 MeV होती है। सुन लीजिए जरा, मैं इसी बात पे करने वाला हूं। द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड आर फास्ट न्यूट्रॉन्स। क्यों इनको फास्ट नाम दिया, सुने जरा बात। इनकी जो एनर्जी होती है 2 MeV करीब होती है। अब ये जो फास्ट न्यूट्रॉन है, ये जब 238 से इंपैक्ट करते हैं तो स्कैटर्ड हो जाते हैं, और 38 का ज्यादा परसेंटेज है। पूरे सैंपल में देखोगे तो आपको मेनली दिखेंगे कौन से, 238। उनसे टकराने के पूरे चांस रहेंगे इसका, इस वजह से वो स्कैटर्ड हो जाएगा। स्कैटर्ड होने से भी एनर्जी लॉस होगी, 1 MeV करीब बचेगी। कितनी बचती है, और ब्रेक होने के लिए कम से कम 1.1 MeV होनी चाहिए। ये थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग एनर्जी है, ध्यान रखिएगा। तो पहली बात तो ये कह रहा हूं मैं,
द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड आर फास्ट न्यूट्रॉन्स। ओके, ब्रैकेट में चाहो तो उसकी एनर्जी मेंशन कर दो। दीज आर scattered by uranium-238. So probability to break 235 to break, हमारा ब्रेक का मतलब फिजन से है, ठीक है। टू ब्रेक uranium-235 इज वेरी लो, स्कैटर्ड होने के चांस ज्यादा है फास्ट वालों के, तो ब्रेक नहीं कर पाएंगे, फ्यूजन नहीं कर पाएंगे। ये 235 की बात कर रहा हूं। स्कैटर्ड करने में रोल कौन प्ले कर रहा है? 238। जब ये स्कैटर्ड कर देगा, इधर उधर बाहर निकाल देगा सैंपल से न्यूट्रॉन्स को, तो 35 तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो क्या वो उसको ब्रेक कर पाएंगे? 35 तक पहुंचाना है तो लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन चाहिए मुझे, जिनको वो स्कैटर्ड न कर पाए, तेजी से आके इंपैक्ट करके इधर उधर निकल जाएंगे कहीं। तो हम कहेंगे इसके ब्रेक होने की, 235 पे ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी जब ज्यादा एनर्जी वाले न्यूट्रॉन बनेंगे तो। सो हेंस वी यूज मॉडरेटर। सुन लीजिए मेन पॉइंट, ये रिमूवल बता रहा हूं, अभी डिफिकल्टी हो गई, इसको रिमूव कैसे कर रहा हूं। वी यूज मॉडरेटर। अच्छा, मॉडरेटर के लिए यूज क्या होता है? मेनली हैवी वाटर। क्या यूज करते हैं हम लोग? हाँ, वी यूज मॉडरेटर लाइक हैवी वाटर। हैवी वाटर सुना तुम लोगों ने? हाँ, D2O। हैवी वाटर का मतलब हमारा D2O, ड्यूटेरियम से जो बनता है। We use moderator like D2O. As a result, neutron becomes slow and probability of fission of uranium-235 increases। एक डिफिकल्टी हमने रिमूव कर दी, इसको नोट कर लो। देखो, ये फर्स्ट डिफिकल्टी थी, आप चाहें तो डाल देते फर्स्ट डिफिकल्टी, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी जिसको रिमूव किया। एक और प्रॉब्लम आती है मेंटेन करने में। सेकेंड इज द साइज। सेकेंड प्रॉब्लम साइज का है। क्या है जरा इससे समझ तो। जो फास्ट न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं फ्यूजन के रिजल्ट के बाद, वो एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ही स्लो होते हैं, मॉडरेटर यूज करने के बावजूद। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि तुम निकले तुरंत स्लो हो गए। भाई एनर्जी है तो उसकी एनर्जी लूज होगी तभी तो वेलोसिटी डाउन होगी। ऐसा प्रोसेस होने में कम से कम कितनी डिस्टेंस कवर कर लेते हैं वो? 10 सेंटीमीटर। और अगर हमारा जो सैंपल का साइज है, समझना जरा, वो छोटा हो तो वो न्यूट्रॉन्स जो फास्ट थे वो स्टॉप होने से पहले ही सैंपल से बाहर हो जाएंगे। तो क्या चेन रिएक्शन मेंटेन रह पाएगी? क्या बताओ, तब भी रुक जाएगी। तो साइज एक फिक्स साइज है, क्रिटिकल साइज बोलते हैं, एटलीस्ट उससे बड़ा होना चाहिए। वो क्रिटिकल साइज में भी कैलकुलेट करूंगा मैं, यानी सैंपल का साइज है जो फ्यूजन कर रहे हैं जिस चीज का, या बम बनाया आपने, तो उसका जो साइज है वो एक क्रिटिकल साइज बोला जाता है, उससे ग्रेटर हो तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो हम कहेंगे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग fission of natural uranium, fission of natural uranium must travel at least 10 centimeter distance before slow down।
if the size of feasible material sample is not greater than a certain size, that is critical size, to maintain chain reaction is impossible. अब हम इस पे बात करेंगे क्रिटिकल साइज क्या है, यानी किससे कितनी साइज से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, इसको नोट करो। अब चलिए बात करते हैं क्रिटिकल साइज क्या है, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जान लो। जैसे हमने लेट कर लिया कि जो हमारा फीजनेबल सैंपल है इसकी कोई पर्टिकुलर रेडियस है, ऐसे लेट कर लो आर रेडियस है। इनिशियल जब शुरुआत हुई फिजन की इनिशियली, तो लेट कर लो, देखो मेरी बात सुनना, हम दो तीन बातें लेट कर रहे हैं। लेट रेडियस ऑफ फीजनेबल सैंपल be smaller and number of neutrons produces during initial fission आर कैपिटल एन। मेरी बात को बहुत आराम से सुनिएगा तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। हमने जो सैंपल यूज किया उसकी रेडियस आर ले ली और शुरुआती फिजन में जितने भी न्यूट्रॉन जनरेट हुए उनका नंबर बोल दिया कैपिटल एन। अब सुनो क्या क्या चांसेस होंगे, जरा गौर से करना, मेरी बात पे ध्यान देना। जितने भी प्रोड्यूस होंगे उनके प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी या नंबर्स सैंपल के साइज पर डिपेंड करेगा। छोटा सैंपल है तो कम न्यूट्रॉन इनिशियल जनरेट होंगे, बड़ा साइज है तो ज्यादा नंबर्स प्रोड्यूस होंगे। यानी जो टोटल नंबर है ये कैपिटल एन, ये डिपेंड करेंगे सैंपल के साइज पर। पहली बात बोलो, टोटल नंबर्स जो कैपिटल एन है डिपेंड ऑन वॉल्यूम, कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सैंपल। एक एक पॉइंट को सुनना आराम से। दूसरी बात, अब यही फ्यूजन को आगे बढ़ाएंगे। चेन रिएक्शन की जिम्मेदारी किस पर है, जो ये नए वाले प्रोड्यूस हुए। अब इसमें से कितने चेन रिएक्शन को मेंटेन कर सकते हैं उस पर बात करता हूं मैं। देखो हमने सैंपल को चूंकि स्फेरिकल लेट किया हुआ है, तो देखो जो एकदम किनारे पर प्रोड्यूस हुए होंगे सरफेस के, देखो हो सकता है सरफेस को आउट करके बाहर निकल जाए एटमॉस्फेयर में, तो क्या वो फ्यूजन में रोल प्ले कर पाएंगे? तो कुछ न्यूट्रॉन्स तो लीव कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे बताओ? कुछ न्यूट्रॉन सैंपल को लीव करेंगे जो रेडियस में यानी सरफेस से 10 सेंटीमीटर तक भी नीचे होंगे, प्रोड्यूस हुए होंगे, वो सब अगर आउटसाइड घूम रहे हैं तो बाहर निकल जाएंगे कि नहीं? तो हमें नहीं पता कितने निकल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लीव द सैंपल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लीव, उनका नंबर एल बोल दिया मैंने लीव होने की वजह से, लीव द सैंपल। ये डिपेंड लेकिन किस बात पे करेगा, वॉल्यूम पर कि ये सरफेस एरिया पर? बताओ लीव करने का प्रोबेबिलिटी सरफेस पर डिपेंड करेगी ना। जितना सरफेस एरिया होगा उतने ही ज्यादा लीव कर जाएंगे, तो ये चीज डिपेंड करेगी सरफेस एरिया पर। एक और बात सुनना, कुछ जो प्रोड्यूस हुए हैं वो एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं इन्हीं न्यूक्लियस के अंदर। ध्यान रखना, जो यूरेनियम के सैंपल हैं कुछ हो सकता है हिट करके उसके अंदर 238 में एब्जॉर्ब हो जाएं, वो भी आगे रिएक्शन को बढ़ा नहीं पाएंगे, तो उनका भी नंबर लेट कर ले रहा हूं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
एब्जॉर्ब्ड बाय सैंपल। एब्जॉर्ब्ड के नंबर को ए नाम दे दिया। अच्छा, जो एब्जॉर्प्शन है सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा या वॉल्यूम पर? वॉल्यूम पर। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ही ज्यादा अंदर एब्जॉर्प्शन होगा। अब एक एक पॉइंट पे जरा गौर करना। टोटल 3 पॉइंट्स हमने बताए हैं, टोटल प्रोडक्शन, लीव करने वाली सिचुएशन और एब्जॉर्ब करने वाली। आइए इन तीनों को उठाते हैं, सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट कंडीशन जो एन है, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट यूज करोगे कि नहीं करोगे? तो K1, और वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पर। वॉल्यूम स्फीयर का कैसा होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। देखो अब एक काम करो, ये नंबर क्या है? कांस्टेंट है। तो इस पूरे को मिला करके अगर K1 कहते हैं तो कोई दिक्कत है किसी को? तो हम एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे डायरेक्ट। यहां से पूरे को हम K1 नाम दे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? K1 आर क्यूब, जितने भी कांस्टेंट है। इसी प्रोसीजर को अगर हम लीव वाले के लिए बात करते तो एक कांस्टेंट आ जाता और वो आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है स्फीयर के? 4 पाई आर स्क्वायर। चाहे तो आप यहां साथ में फार्मूला भी लिखते जाए। ये होता है 4π3 आर क्यूब, ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे रेडियस से रिप्रेजेंट करना है एक्चुअल में, तो मैंने लीव वाला हो गया K2 आर स्क्वायर और एब्जॉर्ब वाले हो गए K3 आर क्यूब। देखो टोटल 3 तरह की सिचुएशंस हमने आपके सामने कांस्टेंट के साथ रिप्रेजेंट की हुई हैं। कोई डाउट अभी बताओ? अच्छा एक बात सुनना, जितने अगर प्रोड्यूस वाले हैं, ध्यान देना, फर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहा हूं, इफ नंबर ऑफ प्रोड्यूस मस्ट इक्वल टू एब्जॉर्ब एंड लीव, तो क्या रिएक्शन आगे बढ़ेगी? क्या बताओ? जितने प्रोड्यूस हुए या तो वो निकल गए सैंपल को छोड़कर या उसी में एब्जॉर्ब हो गए, तो क्या फर्दर रिएक्शन पॉसिबल है? तो नो चेन रिएक्शन पॉसिबल। बोलो भाई, पहली सिचुएशन ये होगी कि नहीं होगी? बताओ। पॉसिबल। एक एक कंडीशन उठा रहा हूं, सुनना जरा बात को। एक चांस मैंने कहा कि टोटल सेम इक्वल है। अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी को दूसरे नजरिए से देखा जाए, जो ये प्रोड्यूस हुए इनका कम नंबर रह जाए और लीव करने और एब्जॉर्ब होने के चांस ज्यादा हो, तो भी क्या रिएक्शन आगे बढ़ेगी? प्रोडक्शन कम, लीव एब्जॉर्ब ज्यादा, तो नो चेन रिएक्शन अगेन पॉसिबल। तो चेन रिएक्शन पॉसिबल की एक ही कंडीशन तो बची। कौन सी कंडीशन बची भाई? अच्छा तुम लोग सोच के बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? अगर हम कहें कि n बड़ा है नंबर a और l को ऐड करने के बाद भी, तो जितने प्रोड्यूस हुए उनके नंबर्स मोर देन है एब्जॉर्ब और लीव, तो कुछ बच गए सैंपल में, वही तो चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। नाउ चेन रिएक्शन पॉसिबल। अब सुनिए जरा, यहीं से क्रिटिकल साइज बनने वाला, इसी फॉर्मूले से। n को मैंने वहां पर देखो K1 आर क्यूब लिखा हुआ है, a को मैंने क्या लिखा हुआ है? K3 आर क्यूब, और इसको K2 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ। तो हम ये कह सकते हैं K1 माइनस K3, देखो, और एक आर बचेगा यहां, ग्रेटर देन K2। ध्यान से देख लो इस बात को, पहले आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, फिर ये K3 आर इधर ले आओ, आर कॉमन हो जाएगा। तो आर की वैल्यू जब इस कांस्टेंट से ग्रेटर होगी, देखो एक कांस्टेंट तैयार हुआ यहां कि नहीं हुआ? बताओ। ये कांस्टेंट कोई वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही? बताओ। जब इस कांस्टेंट से आर ग्रेटर है तो ही रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो ये जो कांस्टेंट है वो बोला जाएगा क्या? क्रिटिकल साइज। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल साइज। ओके, यहां से हम लोग क्रिटिकल साइज, इसको भी एक कांस्टेंट कहा जा सकता है। पहले इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। तो देखिए हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन पे जा रहे हैं।
ये जो हमने एक्चुअली बनाया हुआ है ये इस तरह से बनाया हुआ है, देखो n माइनस a बाई एल के हिसाब से अगर हम चेक करें, देखो हम इसी चीज को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। देखो तो ये था हमारा k1 शायद और r क्यूब, इसको मैंने k3 बोला होगा शायद, r क्यूब, और इसको हम लोगों ने बोला था k2 r स्क्वायर। हम ऐसे भी तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो यहां पर अगर हम लोग चाहते तो r बचेगा कॉमन में, तो क्या बना k1 माइनस k3 बाई k2। इसी को एक कांस्टेंट बोल दिया गया, इस रिजल्ट को एक k बोल दिया। क्या बोल दिया फाइनल? तो rk बोला गया। ये बोला जाएगा साइज, इस नंबर को हम बोलेंगे क्रिटिकल साइज। तो ये 1/k से बनेगा हमारा। तो हम कह सकते हैं हेंस r की जो वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर होनी चाहिए 1/k से। ये जो 1/k है इसको बोलते हैं क्रिटिकल साइज, वेयर 1/k इज कॉल्ड क्रिटिकल साइज। ये फाइनली आप इस तरह से लिख दें, नोट कर लें। देखो चेन रिएक्शंस को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, ध्यान रखिएगा। चेन रिएक्शन हैव 2 टाइप्स। देखो कौन कौन से टाइप्स हैं चेन रिएक्शन के। एक तो होती है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड का मीनिंग क्या हुआ? जिसको हम कंट्रोल ना कर पाए। मतलब इस तरीके से कह सकते हो, एक बार अगर फ्यूजन स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यूअस होता ही चला जाएगा, जैसा कि एटम बम में होता है। एटम बम इसका एग्जांपल है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड का। ये डिस्ट्रक्टिव रीजन में यूज होने वाली चीज है अनकंट्रोल्ड। कोई भी चीज अनकंट्रोल्ड है वो डिस्ट्रक्शन नहीं करेगी। जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, देखिए कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की अगर बात करें तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर इसका एग्जांपल है। अब हमें ये चीजें पढ़नी चाहिए, तो इसलिए ध्यान रखिए हर काम आप कैसे वे में करें, कंट्रोल्ड वे में करें, तो आप कंस्ट्रक्टिव पर्पस में अपने आप को यूज कर पाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड पे।